ईरान के उत्तर में दारुल कसदी पहाड़ी इलाके की एक ऊंची चोटी पर एक लकड़ी से बना पुराना सा मकान था, जहां एक बुजुर्ग हजरत मौलाना सफीउद्दीन अकेले रहते थे। सुबह का वक्त था। जैसे ही मौलाना घर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि सामने एक बेहद खूबसूरत और कमसिन लड़की पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ी है, जहां नीचे हजारों फुट गहरी खाई थी। ये मंजर इतना हैरान कर देने वाला था कि मौलाना बगैर सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़े। अभी लड़की छलांग लगाने ही वाली थी कि अचानक मौलाना ने पीछे से आकर उसका बाजू पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने झटके से मौलाना को पीछे धक्का दिया और गुस्से में बोली, तुमने मुझे रोकने की जुर्रत कैसे की? कौन होते हो तुम मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? वो फिर से आगे की तरफ बढ़ी, जैसे छलांग लगाने ही वाली हो। मौलाना फिर से तेजी से आगे बढ़े और इस बार और मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने पूरी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, मगर मौलाना ने इस बार उसे जाने नहीं दिया। बुजुर्ग मौलाना ने नरमी और रहम से कहा, बेटी आखिर ये क्या कर रही हो? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप क्या मेरी मदद करेंगे? मेरा शौहर गायब हो गया है और मेरे अपने घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया है। मेरे पास ना कोई ठिकाना है, ना ही कोई सहारा। मौलाना कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर उसके हाथ की कलाई पकड़कर बोले, आओ मेरे साथ चलो। लड़की ने घबराकर पूछा, कहाँ? मौलाना ने बस इतना कहा, आओ तो सही। वो लड़की का हाथ पकड़े बिना कुछ कहे ऊंचे पहाड़ों के रास्ते पर चल पड़े। लड़की बार बार पूछती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। लेकिन मौलाना कुछ नहीं बोले, बस उसका हाथ थामे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कुछ देर चलने के बाद वो अपने लकड़ी के मकान के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर ले जाने लगे। लड़की ने घबराकर पूछा, ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है? आप मुझे यहाँ क्यों ला रहे हैं? मौलाना अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ते हैं और दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा देते हैं। लड़की घबरा जाती है और जोर से बोलती है, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मौलाना भी खामोश थे, बस उसे देखते रहे। फिर अचानक दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाते हैं और बाहर से भी कुंडी लगा देते हैं। लड़की चीखते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर देती है, आपने मुझे अंदर क्यों बंद किया है? कहाँ जा रहे हैं? मगर मौलाना ने एक न सुनी और चुपचाप पहाड़ों की तरफ चढ़ते गए। अब रात हो चुकी थी। लड़की घर में अकेली थी। पूरा दिन दरवाजा पीटते पीटते वो थक चुकी थी, मगर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ गई तो देखा कि मौलाना अंदर दाखिल हो रहे हैं। लड़की ने गुस्से में कहा, आपने ये क्या कर रहे हैं? मुझे दिन भर घर में बंद करके कहाँ चले जाते हैं और कुछ बताते भी नहीं। मौलाना कुछ पल उसे खामोशी से देखते रहे, फिर बोले, कहीं नहीं गया था, बस एक काम अधूरा रह गया था, उसे निपटाने गया था। लड़की ने हैरत भरी निगाहों से पूछा, कौन सा काम? मौलाना ने बात टालते हुए कहा, अब रात हो गई है, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। लड़की चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। वो सोचती रही मगर कुछ नहीं बोली। मौलाना भी अपने बिस्तर पर जा लेटे, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। रात के वक्त मौलाना धीरे से उठे और लड़की के पास जाकर उसके चेहरे को देर तक देखते रहे। फिर उन्होंने कुछ पढ़ा, शायद कोई वजीफा या विर्द, और लड़की पर फूंक मार दी। जैसे ही लड़की ने करवट ली, मौलाना भागकर अपने बिस्तर पर वापस लेट गए और अपने आप से बुदबुदाए, कल इसे अपने साथ पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाना होगा, वहीं जाकर मेरा मकसद पूरा होगा। यही सोचते सोचते मौलाना सो गए। सुबह हुई। मौलाना लड़की के पास गए और उसे उठाया। सुबह हो गई है बेटी, उठ जाओ। लड़की उठकर बैठ गई। मौलाना पास बैठे और बोले, तुम तो घर में रह रहकर बोर हो गई होगी, चलो आज तुम्हें पहाड़ों की सैर कराता हूं। लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही मौलाना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़े। वो बहुत देर तक चलते रहे और आखिरकार उसी ऊंची चोटी पर पहुंच गए जहां से 2 दिन पहले वो लड़की को बचा लाए थे और तब से उसे अपने घर में बंद कर रहे थे। जब दोनों पहाड़ की उस ऊंची चोटी पर पहुंचे तो मौलाना सफीउद्दीन ने लड़की से कहा, तुम यहाँ जरा लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। लड़की ने हैरानी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं और मुझे यहाँ लेटने को क्यों कह रहे हैं? मौलाना ने बात को घुमाकर कहा, तुम बहुत थक गई होगी, बस इसलिए कहा है, थोड़ा आराम कर लो, जमीन पर सीधा लेट जाओ, हाथ पांव फैलाकर। लड़की को मौलाना की बातें बहुत अजीब लग रही थी। वो डरते डरते जमीन पर लेट गई। मौलाना ने कहा, अब आंखें बंद करो। लड़की बोली, आंखें क्यों बंद करूं? मौलाना थोड़ा सख्ती से बोले, कह रहा हूं ना, बस बंद करो। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। मौलाना धीरे से उसके करीब आए और पास बैठ गए। वो बहुत देर तक उसे चुपचाप देखते रहे। फिर उन्होंने कुछ कुरानी आयात या वजीफा पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। लड़की अब भी आंखें बंद किए लेटी रही। मौलाना दबे पांव वहां से उठे और धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगे। वो घर वापस पहुंचे और अपने बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर बाद जब लड़की को महसूस हुआ कि आसपास कोई आवाज नहीं है,
तो उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने मौलाना को पुकारा, आवाजें दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। लड़की अब पहाड़ की ऊंचाई पर अकेली बैठी थी। रात होने लगी, अंधेरा गहराने लगा और वो डरी सहमी मौलाना का इंतजार करती रही। फिर अचानक उसे पहाड़ पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांक कर देखा तो देखा मौलाना सफीउद्दीन फिर से चोटी की तरफ चढ़ते आ रहे हैं। जब मौलाना उसके पास पहुंचे तो लड़की गुस्से में भर गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? कभी मुझे घर में बंद कर देते हैं, कभी पहाड़ों पर लाकर जमीन पर लिटा देते हैं। ये सब क्या है? आप बताते क्यों नहीं? मौलाना कुछ नहीं बोले, बस उसे चुपचाप देखते रहे। फिर उन्होंने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वापस घर की तरफ चल पड़े। रात बहुत हो चुकी थी। घर पहुंचकर मौलाना ने कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। लड़की अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर वो सोते हुए भी यही सोचती रही कि ये मौलाना रोज कुछ ना कुछ अजीब हरकतें क्यों करते हैं, कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं। उसी सोच में उसकी आंख लग गई। मौलाना भी अपने बिस्तर पर जा लेटे और सो गए। रात के वक्त लड़की को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके बहुत करीब है। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली तो देखा मौलाना सफीउद्दीन उसके सिरहाने खड़े हैं। सफीउद्दीन काफी देर तक उसे चुपचाप देखता रहा। फिर उसने कुछ दुआ पढ़ी और लड़की पर फूंक मार दी, लेकिन लड़की सोने का नाटक करती रही और चुपचाप ये तमाम मंजर देखती सुनती रही। सुबह के वक्त मौलाना लड़की के पास आया और बोला, उठ जाओ, चलो बाहर चलते हैं थोड़ा टहलने। लड़की जो पहले ही बहुत डरी हुई थी और अब मौलाना की हरकतों पर शक करने लगी थी, बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मौलाना ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे फिर से उसी पहाड़ की तरफ ले गया। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मौलाना ने कहा, यहाँ उल्टा लेट जाओ। लड़की गुस्से में चिल्लाई, क्या आप पागल हैं? आपका दिमाग ठीक है? कभी घर में बंद कर देते हैं, कभी पहाड़ों पर लाकर कहते हैं सीधे लेट जाओ, अब कह रहे हैं उल्टा लेट जाओ। ये सब क्या है? आप बताते क्यों नहीं? मौलाना बोला, मैंने कहा ना उल्टा लेट जाओ। लड़की बोली, मैं हरगिज उल्टा नहीं लेटूंगी। आप बिल्कुल अजीब इंसान हैं, ये किस किस्म की हरकतें करवा रहे हैं? मौलाना शांत लहजे में बोला, वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा, बस मेरी ये आखिरी बात मान लो, इस चोटी पर उल्टा लेट जाओ। लड़की ने हैरान होकर पूछा, क्या समझ आ जाएगा? उल्टा लेटने का क्या मतलब है? बहुत ही अजीब बात है ये तो। मौलाना ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, ये भी एक राज है जो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लड़की उसकी बातें हैरत से सुनती रही, फिर थक हार कर बोली, चलो कोई नहीं, अब मैं और क्या कर सकती हूँ, ये बात भी मान लेती हूँ। लड़की चोटी पर उल्टा लेट गई। मौलाना ने कहा, अपने हाथ पांव बिल्कुल सीधे कर लो और अपनी आंखें बंद कर लो। फिर वो धीरे से उसके पास आया, उसके करीब बैठा और कुछ अज़कार या तिलावत पढ़कर उस पर फूंक मार दी। फिर मौलाना ने कहा, अब खड़ी हो जाओ, लेकिन आंखें बंद ही रखनी है। लड़की घबराकर बोली, अब क्या करने लगे हो? मैं आंखें क्यों ना खोलूं? मौलाना ने सख्ती से कहा, बस आंखें बंद रखो। लड़की अब भी बंद आंखों से पहाड़ की चोटी पर जमीन से खड़ी हो गई और मौलाना धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और फिर घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक लड़की बंद आंखों के साथ वहीं खड़ी रही। फिर उसने आवाज लगाई, कहाँ हो आप? क्या अब मैं आंखें खोल सकती हूँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने अपनी आंखें खोली और देखा वहां कोई नहीं था। गुस्से में भरकर वो चिल्लाई, ये मौलाना ठीक नहीं है, मैंने क्यों उस पर एतबार किया? अब इसके साथ रहना सही नहीं लगता। ये तो बिल्कुल अजीब और खतरनाक शख्स है, पता नहीं इसके इरादे क्या हैं। वो वहीं बैठ गई और मौलाना का इंतजार करने लगी। रात हो चुकी थी। रात के वक्त मौलाना सफीउद्दीन फिर से उसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ा और लड़की के पास आ गया। लड़की ने जैसे ही मौलाना को देखा, गुस्से से भरी हुई बोली, आप फिर मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे? आखिर बताइए तो सही, ये सब क्या है? आप मुझसे चाहते क्या हैं? मौलाना थोड़ी देर तक खामोशी से उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, 2 दिन मैंने यहाँ अकेले गुजारे हैं, 2 दिन तुमने भी यहाँ बसर किए हैं। अब ये आखिरी रात है, हमें ये रात इस पहाड़ पर साथ में गुजारनी होगी। लड़की हैरत से बोली, क्यों? मैं तुम्हारे साथ इस पहाड़ पर रात क्यों गुजारूं? आपका दिमाग तो सही है, आप क्या कह रहे हैं? आपके इरादे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मौलाना नरम लहजे में बोला, बस अगर ये एक रात हम साथ गुजार लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी बात मान लो। लड़की ने तैश में कहा, क्या ठीक हो जाएगा? आप खुलकर कुछ बताते क्यों नहीं? शुरू से ही आपकी हरकतें मुझे अजीब लगती रही हैं। या तो आप पागल हैं या मुझे बना रहे हैं। अब आप मुझे रात के वक्त इस सुनसान पहाड़ पर रोककर क्या करना चाहते हैं? मौलाना बोला, सब कुछ तुम खुद समझ जाओगी, बस एक रात और। लड़की जो पहले ही उसकी बातों से परेशान और डरी हुई थी, गुस्से में मगर थक कर बोली, ठीक है, मैं ये रात यहाँ गुजार रही हूँ, लेकिन याद रखो सुबह मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी, अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मौलाना बोला, ठीक है,
लेकिन अगर तुमने आज रात मेरे साथ गुजार ली तो सुबह तुम खुद ही मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लड़की चौंक कर बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे इरादे सही है ना? मौलाना सिर्फ मुस्कुरा कर बोला, रात होने दो, सब संभल आ जाएगा। फिर उसने जमीन पर लेटते हुए कहा, जैसे मैं यहाँ जमीन पर लेटा हूँ तुम भी वैसे ही लेट जाओ, आंखें बंद करो और सो जाओ। लड़की ने कुछ पल सोचा, फिर आंखें बंद कर ली और वहीं लेट गई। मौलाना भी खामोशी से सो गया। रात के आखिरी पहर जब फज्र का वक्त करीब था, सूरज निकलने ही वाला था, मौलाना उठकर बैठ गया और फिर कुछ पढ़कर लड़की पर फूंक मारी। इसके बाद वो लड़की के पास गया और कहा, उठ जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखो। लड़की भड़क उठी, अब ये क्या नया पागलपन है? फिर से आंखें बंद करके मुझे अकेला छोड़ दोगे क्या? पहले 2 बार भी तुमने यही किया था। मौलाना ने सादगी से जवाब दिया, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं यही हूँ, बस मेरी बात मान लो, आंखें बंद रखो। लड़की जो अब थक हार चुकी थी गुस्से में बोली, अच्छा चलो ठीक है। लड़की ने जैसे ही आंखें बंद की, उसे अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया हो और उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए हों। उस ऊंची चोटी पर उसके अलावा और कोई नहीं था, सिर्फ वो खुद और मौलाना सफीउद्दीन। तो उसे यकीन हो गया कि वही मौलाना है जिसने उसे पकड़ लिया है। गुस्से में लड़की चिल्लाई, ये क्या हरकत है? आपने मुझे इस तरह क्यों पकड़ा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस हाथ उसकी आंखों पर जमे हुए। लड़की ने झटके से खुद को छुड़ाया। जैसे ही पीछे मुड़ी, वो हैरान रह गई। वहां बुजुर्ग मौलाना नहीं था, बल्कि एक नौजवान शख्स खड़ा था। लड़की दंग रह गई और जोर से चीखने लगी, अल्लाह, ये तो मेरा शौहर है। वो खुशी से दौड़ती हुई उस नौजवान से लिपट गई और रोते रोते कहने लगी, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें, कहां चले गए थे तुम? उसकी खुशी की कोई हद नहीं रही। वो अपने शौहर को बार बार गले लगाती रही, रोती रही, हंसती रही। फिर अचानक उसने इधर उधर देखा और पूछा, वो बुजुर्ग मौलाना कहाँ गए? क्या तुम उन्हें जानते हो? क्या वो तुम्हें यहाँ लेकर आए थे? नौजवान उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ थामा और कहा, चलो मेरे साथ चलो। वो उसे लेकर उसी लकड़ी के पुराने घर में गया जहाँ कभी मौलाना रहता था। लड़की ने देखा और कहा, ये तो मौलाना का ही घर है। नौजवान अब भी खामोश। लड़की फिर पूछने लगी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शौहर ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले भी तो यही रहती थी, अब भी रह लो। लड़की हैरानी से उसे देखने लगी, तुम्हें ये सब कैसे पता? नौजवान बोला, मुझे सब पता है, ये घर मौलाना सफीउद्दीन का ही है। लेकिन पहले तुम ये बताओ, वो मौलाना कैसा इंसान था? लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पता नहीं अच्छा था या बुरा, लेकिन वो बहुत अजीब हरकतें करता था। हर रात कुछ रहस्यमयी करता था। कभी कुछ पढ़कर मुझ पर फूंकता, कभी मुझे पहाड़ों पर ले जाता, कभी घर में कैद कर देता और बार बार कहता, आंखें बंद करो। शौहर ने उसकी बातें सुनकर हल्के से मुस्कुरा के बोला, किसी को जाने बिना हम उसके बारे में फैसला नहीं कर सकते, क्या पता उसके पीछे कोई राज हो, कोई मजबूरी। लड़की बोली, मगर कैसी मजबूरी? तभी शौहर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्या तुम भूल गई? एक दिन तुम इस पहाड़ी से छलांग लगाने आई थी अपनी जान देने, और वही मौलाना था जिसने तुम्हें बचाया। वो तुम्हें इस घर में लाया और हर रात कुछ न कुछ पढ़ता रहता, फूंकता रहता। वो चाहता था कि तुम्हारी रूह वापस आ सके, तुम फिर से अपनी असली जिंदगी में लौट सको। लड़की अपने शौहर की बातें सुनकर हैरान रह गई। लड़की हैरान थी, उसके शौहर को उसके साथ घटी हर एक बात कैसे मालूम थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? ये सब कुछ तो मेरे साथ ही हुआ है। शौहर ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन उससे पहले क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि मैं गया कहाँ था? लड़की बोली, हाँ बताओ, उस दिन के बाद तुम लौटे ही नहीं, कहाँ चले गए थे? शौहर ने कुछ पल रुका और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, जिस दिन मैं घर से निकला था उस दिन रास्ते में मुझे एक अजीब लड़की मिली। वो बड़ी रहस्यमयी थी। उसने मुझसे कहा, मुझसे शादी कर लो। मैं चौंक गया। मैंने गुस्से में जवाब दिया, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। मगर उसके चेहरे पर अजीब सा डर था, जैसे वो इंसान नहीं कोई साया हो। जैसे ही मैंने उसे मना किया, उसने कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी। एक पल में मैं जवान से बुजुर्ग बन गया। मैं दौड़ता हुआ भर आया, मगर जब दरवाजे तक पहुंचा तो दिल कांप उठा। इस हालत में तो मुझे पहचानोगी नहीं, और अगर पहचान भी लोगी तो डर जाओगी। सो मैं वापस उसी जगह लौट गया जहां वो रहस्यमयी लड़की मिली थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। थक कर लौट रहा था कि एक बुजुर्ग पीर मिले। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, ये एक काला जादू है, मगर नेक नियत और मोहब्बत इसके सामने जिंदा रहती है। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं वीराने में अकेला रहूं, और अगर मेरी बीवी मुझे ढूंढ ले और मेरी मौजूदगी को बिना जाने बर्दाश्त करे, हर रात मैं उस पर दुआएं पढ़कर फूंकता रहूं, तो एक दिन वो खुद मुझे पहचान जाएगी, और जैसे ही वो मुझे गले से लगाएगी, जादू टूट जाएगा।
शौहर ने आंखें नम करते हुए कहा, और तब से मैं वही मौलवी बन गया जिससे तुम मिली, जिस पर तुमने शक किया, जिससे तुम डरती थी लेकिन फिर भी साथ रही। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या कहा तुमने? वो बुजुर्ग मौलवी, वो तुम थे? शौहर ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ मैं ही था। लड़की दौड़कर उसके सीने से लग गई। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी, मैंने तो तुम्हें गलत समझा। शौहर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। ये सब एक इम्तिहान था, एक राज जो मैं खोल नहीं सकता था, मगर तुमने निभाया। ये तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की पहचान है, तुम एक वफादार बीवी हो। शौहर मुस्कुराया और कहा, अब बताओ वो मौलवी कैसा था? लड़की हंस पड़ी। वो मौलवी बहुत अच्छा इंसान था। दोनों मुस्कुरा दिए। और वो जो कभी जुदा हो गए थे आज फिर एक हो गए। सच्चा प्यार, नेक नियत और सब्र काले जादू से भी जीत सकते हैं। कभी किसी की सूरत या सुलूक देखकर फौरन फैसला ना करो। हर शख्स की एक कहानी होती है, एक छुपा हुआ राज। दुख और तन्हाई कभी कभी बड़े इनाम की तैयारी होती है। हर सच्ची मोहब्बत की राह आसान नहीं होती, मगर अंजाम खूबसूरत जरूर होता है। सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो सच्चा है वो ही वाकई वे महान होता है। सुबह का समय था। नीले रंग की साड़ी पहने बिल्कुल गांव की साधारण औरतों जैसी दिखने वाली एक महिला धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई बाजार की तरफ जा रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये कोई और नहीं बल्कि जिले की एसपी मैडम नीलिमा सेन है। नीलिमा सेन ने जानबूझकर ऐसा रूप लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वो अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी और सोचा कि आज पुराने दिनों की तरह सड़क किनारे वाले ठेले से मोमोज खाए जाएं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले पर पड़ी। वहां एक करीब 50 साल का दुबला पतला बुजुर्ग अंकल मोमोज बेच रहा था। नीलिमा धीरे धीरे चलते हुए ठेले के पास पहुंची और बोली, अंकल एक प्लेट मोमोज लगा दीजिए। अंकल मुस्कुराए और जल्दी से गरम गरम मोमोज प्लेट में डालकर उनके हाथ में दे दिए। नीलिमा सेन जैसे ही मोमोज खाने लगी, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बचपन से ही उन्हें मोमोज का बहुत शौक था, लेकिन ड्यूटी और व्यस्त जिंदगी की वजह से उन्हें ऐसा मौका बहुत कम मिलता था। वो चुपचाप स्वाद का मजा ले रही थी कि तभी अचानक वहां एक इंस्पेक्टर 3-4 सिपाहियों के साथ आया। वो ठेले के पास रुककर गुस्से में बोला, अरे आओ बुढ़े, जल्दी से पैसे निकाल। अचानक आवाज सुनकर बुजुर्ग अंकल घबरा गए। उनके हाथ कांपने लगे। हकलाते हुए बोले, साहब अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी तक तो मैं कुछ कमाया भी नहीं, कोई ग्राहक आया ही नहीं, शाम को आए तो पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। ये सुनकर इंस्पेक्टर भड़क उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अंकल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर नीलिमा सेन हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत बीच में आकर कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं और क्यों? किस हक से आपने इन्हें थप्पड़ मारा? आपको कोई अधिकार नहीं है बेवजह किसी गरीब के साथ ऐसा करने का। इंस्पेक्टर ने घूरते हुए कहा, तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें पता भी है मामला क्या है। ज्यादा बोलेगी तो अभी तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा, चुपचाप खड़ी रहो। नीलिमा ने गुस्से में जवाब दिया, देखिए आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। कहीं भी कानून में नहीं लिखा कि आप गरीबों से वसूली करें। आप इन पर जुल्म कर रहे हैं, इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, सुधर जाइए। यह सुनकर इंस्पेक्टर बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में अपना आपा खो दिया और नीलिमा के गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि नीलिमा थोड़ी लड़खड़ा गई, लेकिन खुद को संभाल लिया। उन्होंने गुस्से से कहा, आपने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं आप पर एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए धमकी दी, एफआईआर? तुझे समझ नहीं आया? ज्यादा बोलेगी तो इतना मारूंगा कि घर तक नहीं जा पाओगी। निकल यहां से, वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। इंस्पेक्टर ने गुस्से में फिर से मोमोज वाले अंकल का कॉलर पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, अबे बुड्ढे, ज्यादा होशियारी मत कर, जल्दी से पैसे निकाल, वरना अभी तेरा ठेला उठा दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने गुस्से में ठेले पर जोरदार लात मार दी। ठेला उलट गया और सारे मोमोज सड़क पर बिखर गए। बेचारा अंकल डर के मारे रोने लगा। वो घुटनों के बल बैठकर मोमोज समेटने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने डंडा उठाकर अंकल की पीठ पर जोर से मारा। अंकल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, साहब मैं सच कह रहा हूँ, अभी तक कुछ कमाया ही नहीं, शाम को आइएगा, जो भी कमाऊंगा दे दूंगा, प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर नीलिमा सेन और सहन नहीं कर पाई। उन्होंने गुस्से में आगे बढ़कर कहा, अंकल आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये लोग गरीबों पर जुल्म ढा रहे हैं, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। बड़ी मुश्किल से आप लोग ठेला लगाकर अपने घर का पेट पालते हैं और ये लोग आपकी मेहनत को लूट रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको आपकी औकात दिखाकर रहूंगी। इंस्पेक्टर हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे औकात दिखाएगी? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? जा अपना काम कर, ज्यादा बकवास करेगी तो इतना मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़े हवलदार लौटने लगे। जाते जाते इंस्पेक्टर ने मुड़कर अंकल को धमकी दी, शाम को फिर आऊंगा, अगर पैसे नहीं मिले तो ना तू बचेगा और ना तेरा ठेला, समझ गया ना? कहकर वो लोग वहां से चले गए। नीलिमा सेन तुरंत अंकल के पास गई और प्यार से बोली, अंकल आप ठीक हैं, टेंशन मत लीजिए, घर जाइए, मैं इन पुलिस वालों को सबक सिखा कर रहूंगी। अंकल ने रोते हुए कहा, बेटा तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? तेरे ही चक्कर में तुझे मार पड़ी, तू क्या कर लेगी उनका?
वो पुलिस वाले हैं, सालों से हम पर जुल्म करते आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, तू भी कुछ नहीं कर पाएगी, छोड़ दे ये सब। नीलिमा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल, अब बहुत हो गया, आप नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इन लोगों को उनके गुनाहों की सजा दिलवा कर ही रहूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, बस घर जाइए और आराम कीजिए। ये कहकर नीलिमा सेन वहां से निकली और सीधा घर पहुंची। घर पहुंचकर सड़क पर हुई सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगी। उनका खून खौल रहा था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब इन्हें छोड़ना नहीं है। सबसे पहले इस इंस्पेक्टर पर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और इसे सस्पेंड करवा कर रहूंगी। अगली सुबह नीलिमा सेन ने खुद को बिल्कुल साधारण महिला के रूप में तैयार किया। नीले रंग की साड़ी पहनी और बिना किसी पहचान के थाने पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर गई, उनकी नजर एक हवलदार पर पड़ी, वही हवलदार जो कल सड़क पर इंस्पेक्टर के साथ था। नीलिमा ने सीधा उससे पूछा, इंस्पेक्टर विजय कहाँ है? हवलदार ने जवाब दिया, मैडम वो किसी काम से शहर गए हुए हैं, एसएओ साहब भी बाहर गए हैं। इतने में पीछे के दरवाजे से एसएओ अरुण पांडे अंदर आया। नजर नीली साड़ी पहने उस महिला पर पड़ी और वो सीधे नीलिमा सेन के पास गया। क्या बात है मैडम, यहाँ किस लिए आई हैं? क्या काम था आपका? थाने में मौजूद सिपाही और एसएओ अरुण पांडे दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ी यह साधारण दिखने वाली महिला दरअसल जिले की एसपी नीलिमा सेन है, जो यहाँ अपने ही इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई है। नीलिमा सेन ने अपनी मधुर लेकिन सख्त आवाज में कहा, सर मुझे इंस्पेक्टर विजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उसने सड़क पर मोमोज का ठेला लगाए बैठे एक बुजुर्ग अंकल को थप्पड़ मारा, उनका ठेला गिरा दिया और उनका सारा सामान सड़क पर बिखेर दिया। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया। उसने उस गरीब अंकल के साथ बहुत जुल्म किया। मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ ताकि इंस्पेक्टर विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। आप तुरंत रिपोर्ट लिखिए। ये सुनते ही एसएओ अरुण पांडे हैरान हो गया। उसने तिरछी नजरों से नीलिमा को देखा और बोला, आपको पता है आप किसके खिलाफ बात कर रही हैं? वो यहाँ का इंस्पेक्टर है, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख सकते। और फिर क्या हो गया अगर उसने एक थप्पड़ मार दिया? छोड़िए ये सब बातें, वैसे भी वो गरीब क्या कर सकते हैं। आप बेकार की टेंशन मत लीजिए और घर जाइए। ये सुनकर नीलिमा सेन का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, देखिए मुझे कानून मत सिखाइए। इस देश में रहने वाला हर नागरिक बराबर है, गरीब हो या अमीर। अगर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। हर किसी को न्याय पाने का हक है और अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती हूँ, समझे आप? अरुण पांडे ये सुनकर भड़क गया। उसने गुस्से में आवाज ऊंची करते हुए कहा, तेरी इतनी औकात कि तू हम पर रिपोर्ट दर्ज करेगी? मैं चाहूं तो अभी तुझे अंदर कर दूं। ज्यादा जबान मत चला और यहाँ से दफा हो जा। तू जानती नहीं हमारी कितनी पावर है। बेहतर है चुपचाप यहाँ से निकल जा। नीलिमा सेन उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, लगता है तुम्हें और तुम्हारे इंस्पेक्टर को औकात दिखानी ही पड़ेगी, लेकिन याद रखना जब मैं लौटूंगी तब तुम दोनों इस थाने में टिक नहीं पाओगे। मेरे शब्द याद रखना। इतना कहकर वो गुस्से में थाने से निकल गई। थाने में मौजूद हवलदार और बाकी सिपाही चुपचाप एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था, ये औरत आखिर है कौन जो इतनी बेखौफ बातें करके चली गई? नीलिमा सेन घर लौटी। उनका गुस्सा अब और भी बढ़ चुका था। उन्होंने खुद से कहा, यह थाना सफाई मांगता है। अगर ऐसे लोग यहाँ रहेंगे तो गरीबों का हक मारते रहेंगे और शहर बर्बाद होता रहेगा। अब इन्हें बेनकाब करना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत फैसला किया और डायरेक्ट डीएम मोहित वर्मा के ऑफिस पहुंची। अंदर पहुंचते ही उन्होंने पूरी घटना डीएम को सुनाई। सब कुछ सुनकर डीएम का भी खून खौल उठा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, नीलिमा मैडम, जो आपने बताया वो बेहद शर्मनाक है, लेकिन कार्रवाई के लिए हमें सबूत चाहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है? नीलिमा ने तुरंत अपना फोन निकाला और बोली, जी सर, मेरे पास सबूत है। जब मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी, मैंने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। उसमें एसएचओ अरुण पांडे की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं। और ये देखिए ये वीडियो, इसमें इंस्पेक्टर विजय अंकल को थप्पड़ मार रहा है और उनका ठेला गिरा रहा है। ये फुटेज मैंने खुद वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से ली है। डीएम ने रिकॉर्डिंग और फुटेज देखी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, इन दोनों को सस्पेंड करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे पुलिसकर्मी थाने में रहेंगे तो लोग डर में दबे रहेंगे और न्याय नहीं मिलेगा। अब और नहीं, मैं कल सुबह प्रेस मीटिंग बुलाऊंगा। उसमें सभी बड़े अफसर, नेता और मीडिया मौजूद रहेंगे और मैं उनके सामने इन दोनों की करतूत उजागर करके इन्हें सस्पेंड करूंगा। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, कल का इंतजार कीजिए और मीटिंग में जरूर आइए। नीलिमा सेन ने सिर हिलाया और घर लौटी। अगली सुबह जिले के सबसे बड़े ऑफिस में प्रेस मीटिंग रखी गई। हॉल खचाखच भरा था। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। बड़े बड़े नेता, अफसर, एएसपी, एसडीएम, इंस्पेक्टर और आईपीएस अधिकारी सभी मौजूद थे। माहौल तनावपूर्ण था। सबको इंतजार था आज आखिर क्या खुलासा होने वाला है। मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया था। कैमरे चालू हो चुके थे। जिले के बड़े अफसर, नेता, मीडिया और तमाम पुलिस अधिकारी सामने बैठे थे। तभी डीएम मोहित वर्मा माइक उठाते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, आज मैं आप सभी को एक बेहद गंभीर मामला बताने आया हूं। हमारे जिले के थाने में इंस्पेक्टर विजय और एसएचओ अरुण पांडे ने ऐसा काम किया है जो पुलिस की वर्दी पर दाग है। जिस वर्दी का काम जनता की रक्षा करना है, उसी वर्दी में रहकर इन लोगों ने गरीबों पर जुल्म ढाया और कानून का मजाक बनाया। इतना कहते ही पूरे हॉल में खुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी डीएम ने माइक एएसएपी नीलिमा सेन की तरफ बढ़ाया। नीलिमा सेन अपने आत्मविश्वास से भरे अंदाज में माइक संभालती है और कहती है, आप सभी जानते हैं कि पुलिस का काम है जनता की सेवा, लेकिन जब यही पुलिस जनता पर जुल्म करे तब हमें आवाज उठानी पड़ती है। कुछ दिन पहले मैंने अपने ही जिले के इंस्पेक्टर विजय और एसएओ अरुण पांडे को रंगे हाथों गरीबों से वसूली करते, मारपीट करते और कानून का दुरुपयोग करते देखा। मैंने खुद इस पर सबूत इकट्ठा किए हैं। आप सब अब वो देखिए।
इतना कहते ही हॉल की बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलाया जाता है। वीडियो में साफ दिख रहा था इंस्पेक्टर विजय सड़क किनारे एक बुजुर्ग मोमोज वाले को थप्पड़ मार रहा है, ठेला गिरा रहा है और उसे धमका रहा है। फिर थाने में SAO अरुण पांडे उस महिला से बदतमीजी करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर रहा है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ पूरे हॉल में शोर मच गया। मीडिया वाले कैमरे की फ्लैशिंग बढ़ा देते हैं। कई नेता गुस्से में खड़े होकर कहते हैं, ऐसे अफसरों को नौकरी में रहने का कोई हक नहीं, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद नीलिमा सेन ने अपनी रिकॉर्डिंग सबको सुनाई। उसमें SAO अरुण पांडे की बेहुदा बातें और रिपोर्ट दर्ज ना करने की साफ आवाज गूंज रही थी। अब माहौल और गर्म हो चुका था। सभी लोग गुस्से में थे। तभी DM मोहित वर्मा फिर माइक उठाते हैं और सख्त आवाज में कहते हैं, आज से इंस्पेक्टर विजय और SAO अरुण पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे लोगों का इस विभाग में कोई स्थान नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश करने लगे। कई नेताओं ने आगे आकर DM के फैसले का समर्थन किया। तभी एक वरिष्ठ नेता खड़े होकर बोले, नीलिमा मैडम जैसी ईमानदार अफसर ही इस जिले की शान है। आपने जो कदम उठाया उससे आम जनता का विश्वास पुलिस में कायम रहेगा। नीलिमा सेन ने माइक उठाकर कहा, यह लड़ाई सिर्फ एक बुजुर्ग ठेले वाले के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस गरीब के लिए की जो सालों से चुपचाप अन्याय सह रहा है। अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। इंस्पेक्टर विजय और SHO अरुण पांडे को उसी मीटिंग के तुरंत बाद पुलिस सुरक्षा में थाने से बाहर ले जाया गया। दोनों के चेहरे पर शर्म और गुस्सा साफ दिख रहा था। नीलिमा सेन ने बाहर निकलते हुए मीडिया से कहा, आज एक मिसाल कायम हुई है। अब जिले में कोई गरीब इंसाफ के लिए दर दर नहीं भटकेगा। जो भी जनता पर जुल्म करेगा उसे यही अंजाम मिलेगा। उस दिन से पूरे जिले में चर्चा थी। SSP मैडम ने कर दिखाया। गरीब ठेले वाले अंकल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं राहत के थे। और नीलिमा सेन के साहसिक कदम से पूरे जिले में एक नया संदेश गया, कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प और दमदार वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। गांव की गलियों में सुबह की पहली किरणें फैल रही थी। एक ओर धूल उड़ती सड़क पर बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे, तो दूसरी ओर खेतों में किसान हल चला रहे थे। इसी गांव के सुदूर छोर पर एक पुराना हवेली नुमा मकान था, जिसे अब SP साहिबा का सरकारी निवास कहा जाता था। ये वही निवास था जहां अब से 6 महीने पहले एक महिला अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। नाम था समीरा खान। उम्र मात्र 30 साल, पर अपने काम और सख्ती के लिए पूरे जिले में मशहूर। वो सादी वर्दी में निकलती, आम लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनती और वहीं मौके पर सुलझा भी देती। मगर इस कहानी की शुरुआत किसी अपराध, किसी छापे या किसी केस से नहीं, बल्कि एक मासूम 14 वर्षीय लड़के से होती है। उस लड़के का नाम था आदित्य। आदित्य एक अनाथ बालक था जो गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और वो अपने बूढ़े नाना नानी के साथ किसी तरह जीवन काट रहा था। नाना लाठी के सहारे चलते थे और नानी की आंखें धुंधली हो चुकी थी। आदित्य स्कूल के बाद खेतों में मजदूरी करता, कभी सब्जी मंडी में बोरा ढोता तो कभी नालियों की सफाई कर कुछ पैसे जुटाता, ताकि दवाई, खाना और अपनी किताबों का खर्च चला सके। गांव के लोगों को आदित्य से बड़ी हमदर्दी थी, मगर कोई उसकी हालत नहीं बदल सका। आदित्य का स्वभाव शांत मगर बोलने में तेज था। उसके शब्दों में एक अलग असर था। शायद यही कारण था कि एक दिन SP साहिबा जब स्कूल निरीक्षण पर आई तो वो लड़का पहली बार उनकी नजर में आया। वो बाकी बच्चों से अलग दिख रहा था। न उसके पैरों में चप्पल थी, न सही ढंग से यूनिफॉर्म, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। क्लास टीचर ने बताया, मैडम, ये लड़का पढ़ाई में सबसे तेज है, लेकिन हालात बहुत खराब हैं इसके। समीरा खान ने आदित्य से कुछ सवाल किए, इतिहास, गणित और विज्ञान के। आदित्य ने सबके जवाब पूरे आत्मविश्वास और सटीकता से दिए। समीरा पहली बार किसी ग्रामीण बच्चे में इतनी गहराई, स्पष्टता और सोच की झलक देख रही थी। उन्होंने उसका नाम अपने मन में अंकित कर लिया। अगले दिन उन्होंने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि आदित्य की स्कूल फीस, यूनिफॉर्म और किताबों की जिम्मेदारी पुलिस विभाग उठाएगा। ये बात गाँव में आग की तरह फैल गई। आदित्य को अब स्कूल में नई पहचान मिल चुकी थी, SP साहिबा का प्रिय छात्र। मगर मामला यही खत्म नहीं हुआ। आदित्य की नजदीकी बढ़ती गई। कभी वो SP हाउस में खाना पहुंचाने आता तो कभी बागवानी में मदद करता। धीरे धीरे समीरा उसके संघर्षों, संवेदनाओं और उसके निश्चल स्वभाव से जुड़ती चली गई। उन्होंने देखा कि इस 14 वर्षीय बच्चे में एक ऐसा जज्बा और साहस है जो बड़े बड़े अफसरों में नहीं होता। वो उन्हें मैडम कहता, मगर उसकी आंखों में एक विश्वास था जो एक बेटे से कहीं ज्यादा किसी गहरे रिश्ते की नींव रख रहा था। एक दिन की बात है, बारिश की रात थी। आदित्य SP साहिबा के सरकारी निवास में बैठा चाय पी रहा था। समीरा खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, तुम्हें कभी डर नहीं लगता आदित्य? दुनिया बहुत मतलबी है। आदित्य ने बड़ी सरल भाव से कहा, डर नहीं मैडम, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे जैसा कोई नहीं। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। समीरा कुछ देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, क्या तुम जान पाओगे कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहेगा? आदित्य समझा नहीं, मगर उसकी नजरों में एक झलक कौंधी जो शायद भविष्य के रहस्यों की ओर इशारा कर रही थी। और फिर वो दिन भी आया जब एक वारदात ने पूरे जिले को हिला दिया।
पास के शहर से कुछ अपराधी गांव में घुस आए और रात के अंधेरे में डकैती की योजना बनाई। आदित्य की नजर उन पर पड़ी। उसने चोरी छुपे जाकर एसपी को सूचना दी। समीरा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरी टीम के साथ घेराबंदी की और अपराधियों को पकड़ लिया। मगर उस कार्रवाई ने एक गोली आदित्य की टांग में लग गई। ये पहला मौका था जब समीरा का चेहरा सामान्य नहीं था। उन्होंने आदित्य को गोद में उठाकर खुद अस्पताल पहुंचाया और रात भर वहीं बैठी रही। जिले के सभी लोग स्तब्ध थे। एक अधिकारी इतने लगाव से एक साधारण लड़के का इलाज करवा रही थी जैसे कोई अपना हो। यही वो मोड़ था जहां अफवाहों का जन्म हुआ। लोगों ने बातें बनाना शुरू किया। एसपी साहिबा को उस लड़के से लगाव है, कुछ तो बात है, क्यों इतना ध्यान दे रही हैं? अस्पताल की छत से गिरती धीमी बारिश की बूंदों की आवाज के बीच एसपी समीरा खान आदित्य के सिरहाने बैठी थी। आदित्य की आंखों पर पट्टी थी, बेहोश था मगर उसकी सांसें चल रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि गोली उसके घुटने के पास से आर पार निकल रही है। जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन कुछ महीनों तक उसे चलने में तकलीफ रहेगी। समीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी, किसी एक क्षण की नहीं, कई वर्षों के दर्द और खालीपन की परछाई थी। समीरा की जिंदगी में कोई नहीं था, न माँ बाप, न भाई बहन, न कोई मित्र। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के बाद वो एक अनाथ आश्रम में पली थी। वहीं से उसने पढ़ाई की, मेहनत की और फिर आईपीएस बनकर समाज में अपना स्थान बनाया। मगर दिल के कोने में वो अकेलापन आज भी जीवित था। आदित्य की मासूमियत, साहस और सच्चाई ने उस रिक्त स्थान को भर दिया था। उसकी हर बात समीरा को भीतर तक छू जाती थी, मानो ईश्वर ने उस अकेलेपन की दुआ को सुनकर आदित्य को भेजा हो। जब आदित्य को होश आया तो सबसे पहला चेहरा जो उसने देखा वो समीरा का था। वो मुस्कुराया। डर तो नहीं गई ना मैडम? समीरा ने उसका माथा सहलाया। डर सिर्फ तुम्हारे लिए था आदित्य, कभी किसी और के लिए नहीं। उन शब्दों में ऐसा भाव था जिसे आदित्य पूरी तरह समझ नहीं सका, मगर कुछ तो था जो उसके मन में उतर गया। समीरा ने अपनी ड्यूटी की व्यस्तता के बावजूद आदित्य की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस लाइन के डॉक्टर्स हो या नर्स, सब चकित थे कि एक आला अफसर एक छोटे बालक की सेवा में इस तरह जुटी हुई हैं। आदित्य की टांग में पट्टियां की, मगर मन खुश था क्योंकि उसे पहली बार किसी ने इतना अपना समझा था। 2 महीने बीत गए। आदित्य की टांग अब चलने लायक हो चुकी थी। स्कूल के शिक्षक उसे वापस बुला रहे थे, मगर आदित्य पहले जैसा नहीं था। वो अधिक गंभीर, अधिक आत्मविश्वासी और कहीं अधिक परिपक्व हो चुका था। अब समीरा उसे किताबों के साथ साथ जिंदगी के बारे में भी बात करती थी। कानून व्यवस्था, समाज, नैतिकता और अधिकार जैसे विषयों पर घंटों चर्चा होती। आदित्य जो कभी बोरा ढोता था, अब संविधान की धाराओं को समझ रहा था। गांव वालों की निगाहें अब और भी पैनी हो गई थी। चौराहों पर बातें होने लगीं। देखो उस लड़के को एसपी साहिबा कितनी अहमियत देती हैं। सुना है वो उनके साथ रोज बैठता है, खाना भी वहीं खाता है। फुसफुसाहटें, गपशप, मगर समीरा को अब परवाह नहीं थी। वो जान चुकी थी कि आदित्य सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि उनके जीवन की अधूरी कहानी का वो पन्ना है जिसे अब वो खुद लिखना चाहती हैं। एक दिन उन्होंने आदित्य से पूछा, अगर तुम्हें कभी कोई बड़ा फैसला लेना हो जो दुनिया को चौंका दे, तो क्या तुम पीछे हट जाओगे? आदित्य ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर वो फैसला मेरे दिल की आवाज है तो दुनिया की परवाह नहीं करूंगा। समीरा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक, यही तो बात है आदित्य। तुम्हारी ये सोच मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और घोषणा। कुछ दिनों बाद अचानक पूरे गांव को चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। एसपी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें जिले भर के पत्रकार, पुलिसकर्मी और समाज के प्रमुख लोग बुलाए गए। मंच पर समीरा खान खड़ी थी और उनके बगल में आदित्य। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन समीरा ने माइक संभालते ही कहा, आज मैं एक ऐसा निर्णय आपके सामने रख रही हूं जो शायद हमारे समाज के बनाए नियमों को चुनौती दे, मगर मैं इसे एक महिला, एक इंसान और एक अधिकारी के रूप में पूरी ईमानदारी से रख रही हूं। हॉल में सन्नाटा था। समीरा ने आगे कहा, यह लड़का आदित्य मेरे लिए सिर्फ एक छात्र नहीं रहा। इसकी सोच, इसकी ईमानदारी और इसकी आत्मा की शुद्धता ने मुझे ऐसा एहसास दिलाया जो मैंने कभी किसी में नहीं देखा। मैं जानती हूं यह निर्णय कईयों को असहज कर सकता है, मगर मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। फिर उन्होंने घोषणा की, मैं आदित्य से विवाह करूंगी। भले ही समाज इसे समझे या ना समझे, लेकिन मैंने सोच लिया है। हॉल में भूचाल आ गया। पत्रकार सवाल पूछने लगे, एक नाबालिग से शादी? आप एक सरकारी पद पर हैं, कैसे ऐसा फैसला ले सकती हैं? क्या यह कानूनन अपराध नहीं है? समीरा शांत रही। उन्होंने कहा, आदित्य का बालिग होना अभी बाकी है, इसलिए मैं कानूनी प्रक्रिया का पालन करूंगी। मैं उसकी उम्र 18 होने तक इंतजार करूंगी। मैं नाबालिग से विवाह नहीं कर रही, मैं अपने जीवन के साथी को स्वीकार रही हूं और जब समय आएगा हम पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत शादी करेंगे। विरोध, जांच और समाज की प्रतिक्रिया। मीडिया में हड़कंप मच गया। हेडलाइंस बनी, एसपी ने किया नाबालिग से विवाह का ऐलान। राज्य सरकार तक मामला पहुंचा। डीजीपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। गृह मंत्रालय ने विशेष समिति बनाई। समिति ने समीरा और आदित्य दोनों से गुप्त रूप से पूछताछ की। सवाल किए गए, क्या आप पर कोई दबाव है? क्या आपको मालूम है कि शादी क्या होती है? क्या आप एसपी मैडम से डरते हैं या उन्हें पसंद करते हैं? आदित्य ने सादगी और ईमानदारी से जवाब दिया,
मैं उन्हें मैडम से ज्यादा एक मार्गदर्शक और रक्षक मानता हूँ। अगर उन्होंने मुझे साथी माना है तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। समिति की रिपोर्ट में लिखा गया, निर्णय सामाजिक दृष्टिकोण से विवादास्पद है, परंतु इसमें किसी प्रकार की जबरदस्ती, मानसिक दबाव या विधि उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई है। एनजीओ और बदलाव की शुरुआत। इसके बाद समीरा ने आदित्य के नाम पर एक एनजीओ रजिस्टर कराया, स्वयं निर्माण ट्रस्ट। उद्देश्य था ग्रामीण बच्चों को शिक्षा, कानूनी जागरूकता और नेतृत्व प्रशिक्षण देना। मीडिया उन्हें यहाँ परिवर्तन की मिसाल कहने लगी। आदित्य अब इंटरव्यू देता, कहता, लोग कहते हैं उम्र छोटी है, मगर मैं कहता हूँ इरादे बड़े हैं। विवाह और नया जीवन। समय बीतता गया। आदित्य 18 वर्ष का हो चुका था। राज्य सरकार ने सख्त शर्त के साथ अनुमति दी कि विवाह के बाद समीरा 1 वर्ष तक प्रशासनिक पद पर नहीं रहेंगी। आखिरकार वो दिन आया। कोई शहनाई नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस एक सरकारी भवन का छोटा कमरा, 2 गवाह, एक सब रजिस्ट्रार और एक साधारण सी रजिस्ट्री बुक पर 2 हस्ताक्षर। समीरा खान और आदित्य अब पति पत्नी थे। खबर टीवी चैनलों पर चली। एसपी साहिबा ने निभाया वादा, आदित्य बना जीवन साथी। विवाह के बाद समीरा ने 1 साल का अवकाश लेकर खुद को और आदित्य को पूरी तरह ट्रस्ट के कार्यों में समर्पित कर दिया। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 12 शिक्षा केंद्र खोले। राष्ट्रीय बाल आयोग ने सम्मानित किया। अखबारों ने उन्हें भारत की सबसे साहसी महिला कहा। 1 साल के बाद समीरा वापस प्रशासनिक सेवा में लौटी। उन्हें राज्य महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ की प्रमुख अधिकारी बनाया गया। उनके साथ आदित्य था, जो अब लॉ की पढ़ाई पूरी कर चुका था और प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा था। वो मुस्कुराकर बोला, अब की बार आपकी कुर्सी के बगल में एक और कुर्सी होगी मैडम, उस पर मैं बैठूंगा। समीरा मुस्कुरा दी। गांव जहां से ये सब शुरू हुआ था, अब वो भी बदल चुका था। वही चौराहा जहां पहले ताने मिलते थे, अब वहां समीरा खान और आदित्य की तस्वीर लगी थी। सम्मान का प्रतीक, संघर्ष की मिसाल। लोग अब अपने बच्चों से कहते, बड़ा बनना है तो आदित्य जैसा बनो, और बेटियां कहती, हमें समीरा दीदी जैसा बनना है। ये कहानी उन सभी सीमाओं को लांघ चुकी थी जो समाज ने उम्र, पद और रिश्तों के लिए बना रखी थी। ये कहानी थी एक औरत की जिसने अकेलेपन में उम्मीद को जन्म दिया। ये कहानी थी एक लड़के की जिसने अपने संघर्ष को शक्ति में बदला। और ये कहानी थी उस प्रेम की जो किसी आयु, किसी परिस्थिति और किसी पद का मोहताज न रहा, बल्कि एक दूसरे की आत्मा की सच्चाई में बस गया।